नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट हरियाणा न्यूज। गांव गांव गली गली मुहिम के तहत आज मैं पहुंचा हूं हिसार जिले के गांव रावतखेड़ा में, जो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। इस गांव को लेकर पहले भी हमने काफ़ी कुछ सुना है, प्रत्यक्ष रूप से देखा भी है, और आज अवसर मिला इस गांव में आने का। तो फिलहाल गांव के मेन बस स्टैंड पर मैं मौजूद हूं और बिल्कुल पास में ही आप देख पा रहे हैं रावतखेड़ा, मेरा गांव मेरी शान। और थोड़े दिन पहले गांव को नशा मुक्त भी घोषित किया जा चुका है। और फिलहाल आप देख पा रहे हैं कुछ ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और गांव का जो गौरव पट है उस पर क्या कुछ लिखा हुआ है, कितना पुराना रावतखेड़ा गांव है, क्या गांव का इतिहास है, इन तमाम बातों पर आज हम परिचर्चा करेंगे। गांव के तमाम जो बुजुर्ग और कुछ युवा साथी भी आप देख पा रहे हैं यहाँ मौके पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो आइए अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले गांव का जो गौरव पट है वो आज हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, रावतखेड़ा गांव का जो इतिहास है उससे आज हम आपको अवगत करवाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि गांव की जो स्थापना है वो विक्रम संवत 1590 के आसपास हुई थी, ऐसा बताया जाता है। और 36 बिरादरी के लोग गांव में यहाँ पर रहते हैं। और पहले भी कई वीडियोज़ में हम देख चुके हैं कि गुरुजम्बेश्वर भगवान का जो प्राचीन मंदिर है वो काफ़ी पुराना है और इसके बारे में कई ऐसी बातें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं मुकाम पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय स्वामी रामानंद जी के भियासर साथरी में एक कार्यक्रम के दौरान गुरुजम्बेश्वर मंदिर रावतखेड़ा को लेकर व्यक्त किए गए उनके विचार। तो रावतखेड़ा वो जगह है, रात में गया था वहां स्थान पर, स्थान देख के आया। ऊंचे टीले पर है, गांव के बीचों बीच है, लेकिन वो बहुत बड़ा पुराना इतिहास भी खड़ा है। जिस समय हमारे झुग्गी झोपड़े थे उस समय हमारे पूर्वजों ने वो जो है ऐसा स्थान बनाया था। आज हमारा भौतिक सत्यापन, बड़ी बड़ी हवेलियां बना रहे हैं, बड़े बड़े जो है अच्छे अच्छे मकान बना रहे हैं, और भगवान का मंदिर हमारे सत्यापन के बराबर तो होना ही चाहिए, नीचे तो नहीं होना चाहिए। और रावतखेड़ा ऐसा नहीं है कि केवल एक रावतखेड़ा गांव अकेला ही बना दे इसको। रावतखेड़े का हक है साथरी का। जितने भी बिश्नोई बस रहे हैं आसपास के गांव में, दूर दराज के गांव में, उन सब से जो चंदा आप कर सकते हैं, चंदा करके भव्य स्थान बनाओ। और आज जो भव्य स्थान आसपास जो है, जो भी विष्णुई बंधुओं के किसी के घर है, अगर वो मिलते हैं तो वो लेने चाहिए और लेकर के उस स्थान को कायम करना चाहिए। ये मेरा आप सबसे आह्वान है। सजनों, वर्तमान समय समाज में बड़ी विकृतियां आ रही है। आज उन विकृतियों का, पहले हमारे पंच पंचायती बड़ी सशक्त थी, आज वो जो है बिल्कुल निष्क्रिय हो गई है। निष्क्रिय होने के कारण आज हम बिश्नोई हैं। तो अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं मेरे साथ गांव रावतखेड़ा के तमाम ग्रामवासी मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रावतखेड़ा गांव का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है और स्वर्णिम भी है। इस गांव में ऐसी क्या विशेषताएं हैं, क्या मुख्य बातें हैं जो रावतखेड़ा गांव को अन्य गांवों से अलग करती है, इन तमाम बातों पर आज हम परिचर्चा करेंगे। हमारे साथ गांव से ही ओम प्रकाश जी गोदारा इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा। आपको स्वागत है हृदय से, और आपके चैनल फर्स्ट हरियाणा न्यूज़ का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितनी दूर दर्शकगण इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को नमन, नमन प्रणाम, सत श्री अकाल, राम राम। और आप इतनी दूर से चलकर आए गांव में, ये आपकी विशेष मैं कहूँगा कि कृपा दृष्टि है।
जी। ओम प्रकाश जी, गांव के बारे में काफी कुछ सुनने को मिलता है। गांव में जो खासकर यदि हम बात करें तो जो गुरु जम्बेश्वर भगवान का मंदिर है उसके बारे में काफी कुछ कहा जाता है, तो उसका जो इतिहास है थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, कितना पुराना है और कितनी दूर दूर से लोग यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान के जो है वो दरबार में माथा टेकने आते हैं। देखिए, शुरुआत में तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये रावतखेड़ा मंदिर जो है ये 84 गांव की साथरी हुआ करता था। जी। 84 कैसे कि तत्कालीन पंजाब में 84 गांव की आबादी में बिश्नोई वर्ग के लोग रहते थे, बिश्नोई पंथ के लोग रहते थे। उनकी सबकी सर्वमान्य साथरी ये रावतखेड़ा गांव था। जी। अच्छा, इसके विषय में पिछले अनेकों सालों से भुला दिया गया गांव के द्वारा भी, और अन्य जो है दूर दूर तक जानने मानने वाले लोगों ने भी इसको मतलब भुला दिया गया। तो ये श्री राम जी वर्तमान सरपंच खड़े हैं, इन्होंने मेरे पास बैठ के एक सुझाव दिया कि क्यों ना हम साथरी का सामूहिक जागरण एक गांव के चौक में लगाएं। जी। तो हमने 3 जागरण लगातार लगाए। पहले में श्री श्री 108 स्वामी रामानंद जी महाराज पधारे मुकाम से। जी। दूसरे में वो कृपाचार्य है या कृपाराम जी है बणी धाम से, वो आए। जी। तीसरे में जेगड़ा से रामकरण जी पूनिया आए। जी। अच्छे जागरण लगे, लोगों में उत्साह भी देखा गया। तो उससे पूरी बात बनी नहीं। फिर इनका एक मित्र था, जी। पीएमएफ न्यूज चलाता है, रण सिंह जी। रण सिंह जी। जी। उसको श्री राम जी लेके आए मेरे पास, लगभग 2 साल पुरानी बात है। जी। सर्दी के दिन थे, हम बैठे थे घर पर ही। उसने कोई पर्सन विशेष तो नहीं किया, मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया, जितना मैं जानता था उसको बोल के बताया। जी। अच्छा, अमर ज्योति में 2 बार हम इसकी यानी किसी भी तरीके से ये चर्चित हो, किसी भी तरीके से इस भूली हुई छात्री को लोग जानने लगे। जी। एक 2012 जुलाई में मैंने मेरी कलम से जो है रावतखेड़ा छात्री एक नज़र में इस हेडिंग से एक लेख लिखा था। 2020 में पृथ्वी सिंह जी बेणीवाल सीसवाड़ वाले, उन्होंने अमर ज्योति में जो है जन्माष्टमी विशेषांक में बहुत ही सुंदर लेख लिखा। पीएमएफ न्यूज आई। उसके बाद एक खोज हरियाणा चैनल चलाता है, भिवानी से लड़का है, वो आया था, उसने भी इसके बारे में डाला। अभी अभी तुरंत ताज़ा न्यूज 24 नाम से एक चैनल चलाता है लड़का, वो आया था, वो भी इंटरव्यू करके गया था। अब आपका 4था नंबर है, आपका भी बड़ा धन्यवाद है, मोस्ट वेलकम है। और जो आपने प्रश्न किया है उसमें मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो मैं शुरुआत ऐसे करूँगा कि प्राचीन काल में इधर शिवाणी और इधर मंगाड़ी, यानी दक्षिण पूर्व में यूँ समझो आप शिवाणी गांव पड़ता है और उत्तर पूर्व में मंगाड़ी गांव पड़ता है। ये हजारों साल पुरानी बस्ती के गांव बताए जाते हैं। तो जो राजस्थान से लेके आगे दिल्ली या यूपी तक जो भी रास्ता जाता था, वो कहते हैं कि इस गांव के नज़दीक से, गांव तो उस वक्त नहीं था, गहराबाद एरिया था, ये निकलता था इस गांव के ऊंचे टीले से, जहाँ से ये आबादी शुरू हुई, इससे 3 फरलांग दूर पूर्व में पिपलिया नाम का एक झोड़ है, वहाँ एक बहुत बड़ा पीपल हुआ करता था। उसके पीपल के कारण ही उसका नाम पिपलिया झोड़ पड़ा। तो वहाँ कुदरत से नीची जमीन होने के कारण पानी ठहरता था, और तब की भाषा में जो बाड़गी यानी व्यापारी गण या पैदल चलने वाले यात्रीगण जो भी आते थे इधर राजस्थान से लेके दिल्ली यूपी तक या आगे हांसी तक, वो उस रास्ते होके निकलते थे। तो उनके लिए ठहरा हुआ पानी और ठंडी छाया दोनों विश्राम का आसरा बनने लगे। फिर ये बाड़दिए जिसको बोलते हैं व्यापारी गण, उन्होंने उस जोड़ को थोड़ा सा खोदना शुरू कर दिया। नीची जगह थी, खोदने से उसको पानी जो है लंबे समय तक ठहराव हो जाए और उनको पानी मिलता रहे। उसी पानी का आसरा लेके मेरा विचार है कि गुरु महाराज जब भ्रमण पे निकले, यानी 1542 में उन्होंने समराथल दोहरे से पंथ का सर्जन करना शुरू किया। उसके बाद वो यूपी में गए। यूपी के बिश्नोई जो है अधिकतर जगह बैठे हुए बने हुए हैं, वो समराथल दोहरे पर जाके नहीं बने। तो वहाँ 2-3 छात्रियाँ हैं गुरु महाराज की मान्यता प्राप्त, कांट, नगीना, मुरादाबाद इत्यादि। तो वो जब यूपी की यात्रा पर थे तो पानी का साधन और रात्रि विश्राम
या अन्य कारण रहे होंगे, जैसे थकावट आ जाना या यानी साथ में उनके भगुओं बाणे वाले साधु जन भी थे, सफेद कपड़े वाले गृहस्थ लोग भी थे, पूरे जमात के साथ चल रहे थे। तो वो इस ऊंचे टीले पे आके उन्होंने विश्राम किया। विश्राम किया तो उनकी तो पद्धति थी, हवन तो दैनिक दिनचर्या के हिसाब से करना ही करना था। उन्होंने हवन किया। वो कितना काल रुके ये मैं नहीं कह सकता। उसके बाद वो प्रस्थान कर गए। थोड़े दिन बाद भादरा से चल के भादरा के तत्कालीन सिकाई ठाकुर का छोटा भाई रेवत सिंह जी, वो नया गांव बसाने की इच्छा से ठाकुर साहब निकले घर से। उनके साथ केवल 5 घरों का काफिला था। एक तो ठाकुर साहब संगे, एक नाई, एक उनका पुरोहित ब्राह्मण, एक दानक और एक तेली परिवार जी। वो जब यहाँ आए यात्रा काल में, 1 दिन में आए या 2 दिन में आए, तो उन्होंने भी पानी का साधन और ऊंचा टीला अच्छा लगा जी। जब उन्होंने यहाँ रात्रि विश्राम किया तो उनके साथ जो ब्राह्मण थे वो बहुत पूजा पाठी और भगवान पर श्रद्धा रखने वाले मतलब ब्राह्मण थे। तो उनको रात्रि में दिव्य स्वप्न हुआ कि यहाँ जो है बहुत ही महान विभूति, बहुत बढ़िया आभा मंडल उनके पीछे मैं देख रहा हूँ और वो यहाँ जमात के साथ हवन कर रहे हैं। उन्होंने सुबह उठते ही अपना स्वप्न जो है साथ के साथ साथियों को बताया, ठाकुर साहब को, नाई परिवार को इत्यादि। तो ठाकुर साहब को पूर्ण विश्वास था कि पंडित जी का स्वप्न जो है खाली नहीं जाता। उन्होंने उनकी चिन्हित जगह पर बालू मिट्टी हटा के देखा तो ये संयोग मुझे ऐसा लगता है कि गुरु महाराज कुछ साल पहले ही हवन करके निकले होंगे या कुछ समय बाद ही ठाकुर साहब का आगमन हुआ होगा। वो चिन्हित जगह पर बालू रेत हटाते ही वहाँ राख, बभूति और कोयले उनके चिन्ह के रूप में निकल गए। तो ठाकुर साहब ने विचार किया कि अब तो हमारे आने से पहले इस भूमि को किसी इतने महान संत ने हवन द्वारा पवित्र कर रखा है, तो इस हमारे बसने के लिए इससे बढ़कर और कौन सी जगह हो सकती है। तो उन्होंने यहाँ स्थायी निवास कर लिया और ये जो जगह थी पवित्र जगह, इसको बाढ़ इत्यादि करके रख छोड़ा भाई इसकी पवित्रता बनी रहे। और इसके बिल्कुल साथ पूर्वी दीवार जो वर्तमान मंदिर की है, पूर्वी द्वार के साथ ही ठाकुर साहब ने अपना डेरा किया, उसके साथ ही नाई ने किया, उसके साथ ही ब्राह्मण ने किया। धानक और तेली ये दड़े से नीचे यानी इस टीले से नीचे बसे। इस तरह से ये 5 घरों से गांव शुरू हुआ। और जब गुरु महाराज ने नए पंथ का सर्जन किया तो बिश्नोई बनने के बाद भी बिश्नोई बंधु यहाँ पशु चारण के लिए आया करते थे, क्योंकि ये खाली एरिया था, बरसात यहाँ अधिक होती थी बजाय राजस्थान के। जब वो बिश्नोई नहीं थे, अन्य जाति के थे, तब भी आते थे, बाद में भी आते रहे। तो जब वो आए तो ठाकुर साहब ने निवेदन किया कि आप जो है हम गांव बसा रहे हैं, आप भी हमारे गांव में भूमि निकाल लीजिए, झाड़ झंखाड़ इत्यादि साफ करके, और आप भी बसिए। इस तरह से जो बिश्नोई भाषा में कहते हैं ना आदोचार, उस आदोचार के हिसाब से एक भाई राजस्थान में रह के खेती करने लगा, एक यहाँ बस गया। इस गांव की शुरुआत हो गई और ये शुरुआत होते होते आज जो है ये अच्छा खासा गांव बन गया। अच्छा, इसमें बताने वाली बात ये थी कि जब बिश्नोई बंधु यहाँ बसने लगे तो ठाकुर साहब ने उनके आगे ये जिक्र किया। ठाकुर साहब का सुना हुआ तो था, क्योंकि बीकानेर राज परिवार जो है गुरु महाराज का बहुत तकड़ा अनुयायी था और वो बीकानेर राज परिवार के बिल्कुल ही नज़दीक संबंध में थे ठाकुर साहब। तो उस हिसाब से उन्होंने बताते ही बिश्नोई बंधुओं ने कहा ये तो गुरु महाराज ने पवित्र किया है। तो उन्होंने अपने श्रद्धा के अनुसार जो भी तत्कालीन हालात में बन पड़ता था, कोई चबूतरा इत्यादि बना के अपने जो है ना श्रद्धा का वो मंदिर की जगह उसको यानी हवन पूजा करने की जगह स्थापित कर दी। उसके बाद गांव के पूर्व में जो है थोड़ा सा उत्तर पूर्व में मंगाली रोड पर एक सफ़ेद पत्थरों की खान निकलती थी, सफ़ेद, जिसको हम देसी भाषा में धांधड़ कहते हैं। तो वो धांधड़ से लोगों ने खान में से निकाल के दोबारा इसका पहली बार जो है मंदिर का निर्माण किया। वो भी धीरे धीरे कालांतर में उसमें करेड़े वगैरह आ गई, या कोई भी चीज़ जो बनती है वो नष्ट होती है, प्रकृति का नियम है।
तीसरी बार जो अब वर्तमान में खड़ा मंदिर है ना, यहाँ एक सिर्फ हाल बचा है। आगे दरवाजा था, उसके ऊपर चौबारा होता था, तो दरवाजे में एक कोटड़ी होती थी, वो भी कुछ ऊंचे दड़े की वजह से यानी नीचे लेंटर वगैरह तो उस वक्त होते नहीं थे जी। 70-80 साल पुराना वो बनी हुई बिल्डिंग थी, उसमें तरेड़ें आ गई। गाँव वासियों ने सबने इकट्ठा करके मता बना के उसको तोड़ दिया। सिर्फ एक हाल बचा है, और वो भी अब गांव की पूरे की भावना ये है कि यहाँ अच्छा पैसा लगा के भव्य मंदिर बने जी। मैं गुरु महाराज से ये प्रार्थना करूंगा कि मेरे गांव की इस भावना का गुरु महाराज जो है ना साकार रूप से साकार कर सकें इसको, ये मेरी कामना है जी। गांव का इतिहास काफी पुराना है, और यदि पिछले 10 सालों की यदि हम बात करें तो जैसे अभी सरपंच प्रतिनिधि श्री राम जी हैं, इससे पहले जो भी रहे हैं, पिछले 10 सालों में किस तरह के परिवर्तन आपने गांव में देखे हैं? देखिए, परिवर्तन के बारे में तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। मैंने बचपन में जो रावतखेड़ा के पहले सरपंच कभी बने थे वासुदेव जी डालमिया जी, उनको काम तो उनके मुझे याद नहीं आते जी, पर उनको देखा है गांव में, ये सुना भी ये सरपंच थे। उसके बाद लंबे समय तक अमीलाल जी करीर रहे, उसके बाद भजनलाल जी मंडा रहे, फिर सोनराण जी नंबरदार रहे, फिर अभी पिछले बीच में हवा सिंह जी डुड्डी रहे, उनके बेटे इंद्रजीत डुड्डी रहे, अभी पिछली प्लान में जो है सिया राम जी एसपी थे जी, तो अब श्री राम जी सिगड़ हैं जी। तो सभी अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मैं किसी की विशेष यानी क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगा, किसी को विशेष तमगा भी नहीं दूंगा, सभी ने अच्छा किया है, मेरा तो ये मानना है। जिनको भी मौका मिलता है वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि गांव की सेवा में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। फिर भी थोड़े से कार्यकाल में वर्तमान सरपंच जो है श्री राम जी, वो कहते हैं ना, उनका आगाज तो बहुत अच्छा है, बहुत ही नए उत्साह से बड़े हौसले से लगे हुए हैं। जैसे हम खड़े हैं, ये पार्क का निर्माण इन्होंने कराया है जी। साइड में ये ब्लॉक लगने लग रहे हैं, यहाँ पानी ठहरता था, ये भी करवा रहे हैं ये जी। और भी 1-2 जो टूटी फूटी गलियां थी गांव की वो करवाई है। और इधर मलबा था पुराने पंचायत घर का, और एक पुराना स्कूल था कभी प्राइमरी, उसकी नीलामी हुई, इसकी जगह भी कोई नई तामीर होगी। तो मैं सरपंच साहब को भी उज्जवल भविष्य की कामना दूंगा, और बहुत ही उत्साह से गाँव वासियों के सहयोग से लगे हुए हैं जी। गांव में सड़क के उस पार एक पुराना कुआं भी है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, कितना गहरा है? मतलब आप कौन से कुएं की बात कर रहे हैं? एक कुआं तो उधर आगे दिख रहा है जिसको काला कुआं कहते हैं जी, वो तो कहते हैं जो गांव बसाने वाला ठाकुर साहब था उन्हीं की किसी पीढ़ी ने, मैं ये तो नहीं कह सकता क्योंकि कोई पत्थर वगैरह उस पर लगा हुआ नहीं है कि ठाकुर साहब ने खुद ने बनाया है, उन्होंने खुद बनाया हो या उसके बाद उनके बेटे या पोते ने किसी ने बनाया हो। ये ठाकुरों का ही कुआं बोला जाता है, इसको कालिया कुआं कहते हैं। फिलहाल उस पर जाड़ लगा के बंद कर दिया गया है जी। कभी ये कहते हैं आज से 100 साल पहले इसका बहुत मीठा पानी होता था, पूरा गांव इसी का पानी इस्तेमाल करता था। दूसरा कुआं आप सामने देख रहे हैं, गांव से निकलते ही अड्डे के बिल्कुल सामने जी, ये मेरे गांव का ही दानू सेठ होता था जी। तो दानू का कुआं बोलते हैं इसको, दौड़िया कुआं के नाम से भी कहते हैं। इसका कभी मैंने तो पानी चखा नहीं, पर कहते हैं जब ये बना था ना उस वक्त इसका पानी बहुत बढ़िया मीठे पानी में शामिल नहीं था जी। लोग इसको इस्तेमाल तो करते रहे, परंतु धीरे धीरे जब इसमें गर्मियाँ में मतलब 12 आदि डाल देते थे ना जी, तो इसका पानी थोड़ा बदल जाता था। फिर तीसरा कुआं एक हुंतराम नंदराम नाम की फर्म है जो मेरे गांव से कलकत्ता चले गए, और अब तो उनके पास बहुत बड़ी फर्म, बहुत तकड़े पैसे वाले हैं। उन्होंने वो तीसरा कुआं बनाया, वो तो 30 या 40 साल तक पीछे चला करता, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक, बहुत ही मीठा पानी था जी। और गांव में एक आध घटना हुई, उसमें कुछ यानी 1-2 महिला वगैरह वहाँ गिर गई, तो उसका पानी नहीं तोड़ के गांव वाले, यानी पानी तोड़ के संतुष्टि हो जाती अगर उसका बिल्कुल खाली कर देते तो। पानी टूटने वाली पोजीशन है नहीं, उसमें 30-40 फुट खड़ा पानी है। तो लोगों ने मगज खपाई तो की, परंतु कामयाब नहीं हो सके, सफाई नहीं कर सके उसकी। उस वजह से कुछ उस कुएं के प्रति उपेक्षा हो गई। इधर जो है वाटर वर्क्स की टूटियाँ वगैरह भी गांव में लग गई, तो बड़ी डोल से कौन मेहनत करे, लोग जो है ना टूटियों का पानी पीने लगे, कुएं उपेक्षित होते गए।
और फिलहाल जो है जाड़ लगा के बंद है ताकि कोई किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। गांव में मैं देख पा रहा हूँ 2 सरकारी स्कूल हैं, एक अभी शायद जो नया जिसको मॉडर्न सीनियर वो संस्कृत स्कूल बोलते हैं वो भी है। तो शिक्षा व्यवस्था कैसी है? और इसके अलावा अभी जो गौरव पट है उस पर भी लिखा हुआ है, कुछ एक खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने मेडल ला करके गांव का नाम रोशन किया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं दोनों बात कहूंगा, बड़े ही सौभाग्य की बात है और बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। आप कहेंगे दोनों कैसे? सौभाग्य ये है कि सन 1901 में जब कहीं भी दूर दूर तक स्कूल नहीं होता था, रावतखेड़ा में स्कूल बना था। ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का स्कूल होता था। इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का स्कूल जो है वर्तमान में जो पशु अस्पताल बना है इसकी बिल्डिंग के नीचे होता था और उसमें मैं पहली क्लास से लेके दूसरी तीसरी तक पढ़ा भी हूँ। तो दुर्भाग्य ये है, सौभाग्य वाली बात तो मैंने आपको बताती, कहीं भी स्कूल नहीं था तब रावतखेड़ा में था। दुर्भाग्य ये है कि हम उस स्कूल का, हमारे बुजुर्गों ने, मेरे युवा साथियों ने, मेरे हम उम्र साथियों ने, 69-70 की उम्र होगी मेरी, उनमें भी किसी ने पढ़ाई में रुचि नहीं ली और वो पढ़ करके किसी भी पद को नहीं छू पाए। सिर्फ और सिर्फ इस गांव की सबसे बड़ी उपलब्धि है, एक पृथ्वी सिंह जी खरीर जो है तहसीलदार पद से या नायब तहसीलदार पद से रिटायर हुए हैं। इससे बढ़कर कोई अफसर नहीं हुआ, वरना ये गांव तो अफसरों की खान होनी चाहिए थी। तो इसलिए मैंने बोला, वर्तमान में आपने जिक्र किया, ये हाई स्कूल है रावतखेड़ा का, पढ़ाई अच्छी है, अध्यापक गण भी अच्छे हैं और पंचायत भी उसमें रुचि रखती है। इधर ये कन्या स्कूल है, इसमें केवल मात्र कन्याएं 8वीं तक, वो भी बहुत सुचारू रूप से अच्छा चल रहा है पढ़ाई से। और वर्तमान जो है हाजिरी कन्याओं की और बच्चों की दोनों स्कूलों में, उससे मुझे संतुष्टि है। थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा किरण गोदारा, जो इसी गाँव की बेटी है, उन्होंने भी पूरे न सिर्फ जिले का बल्कि राज्य का भी और देश का भी नाम रोशन करने का काम किया। हाँ, किरण गोदारा श्री कुलदीप जी गोदारा की पुत्री है, राम कुमार जी गोदारा की पोत्री है और कुलदीप जी गोदारा वर्तमान में सरकारी जॉब में है। मुझे पता नहीं अब वो किस पोस्ट में है, कई सालों से साथ रह रहे हैं। बच्ची ये बचपन से ही शरीर से मजबूत थी, मैंने बचपन में इसको गाँव में देखा है। उसके बाद ये शहर में रहने के बाद जो है ना कुश्ती वगैरह का अभ्यास करने लगी और ये बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय रेसलर यानी कुश्ती खिलाड़ी बनी। और मुझे इस बात का गर्व है कि रावतखेड़ा की एक बेटी ने जो है कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीता और ये किरण गोदारा जो इसी गांव के गोदारों की लड़की है और इस बात की खुशी भी है, मुझे भी है, पूरे गांव को भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी कोई पूछना हो? वैसे खिलाड़ी के रूप में एक सुरेश जी बादू है जो शूटिंग बॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और वो अब फिलहाल तो मेरा अंदाजा है इंडिया टीम के कप्तान नियुक्त हुए हैं। और तो विशेष एक लड़का, वो क्या नाम बताए उसका, गुरमीत सिगड़ है, वो उसका परिवार तो हिसार रहता है, वो उसमें नेशनल थ्रो में पता नहीं उसने भी कोई मेडल जीता है, उसका भी नाम गौरव पट पे है। तो खिलाड़ियों में तो विशेष ये 3 ही उपलब्धियां बताऊंगा मैं आपको। और वॉलीबॉल की टीम जो है रावतखेड़ा की हमेशा से मशहूर रही है और पिछले 10 या 11 साल सन 90 से लेकर 2001 तक हमने ग्रामीण खेल कराए, पूरे गांव ने बड़ा सहयोग दिया और बड़ा भारी उत्साह से पूरा गांव देखता था, चंदा देता था, हौसले से भाग लेता था। तो प्रेमी गांव है, वैसे भाईचारा अच्छा है, कोई विशेष प्रकार की जो है ना भेदभाव या बैर भाव वाली बात नहीं। किसी को ये महसूस नहीं होता कि मैं आपके घर की तरफ या आपके बास की तरफ या आपके मोहल्ले की तरफ मैं नहीं जा पाऊंगा। पूरा गांव जो है ना ऐसा कुछ नहीं, सब एक दूसरे के सुख दुख में साझा करते हैं। चाहे किसी भी जाति का अगर हो तो उसके घर में अगर कोई दुख पड़ गया तो पूरा गांव उसके घर बैठने को जाता है, ब्याह शादी में सभी इकट्ठे होते हैं। तो कुल मिला के गाँव की भाईचारे एकता से तो कायम है, संतुष्ट भी हूँ। और आगे जो है भविष्य परमात्मा जानता है, उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं। एक सवाल और पूछना चाहूँगा, कितने मतदाता हैं गांव में? अब लगभग मेरा अंदाजा 3000 के आसपास हो गए होंगे। और मुझे वो समय भी याद है, आप जो देख रहे हैं आपके नानके का यहाँ एक दरवाजा होता था, आपके नानके से भी मेरे परिवार के बहुत क्लोज रिलेशन रहे हैं, उस बारे में मैं नहीं जाना चाहता।
तो जब हम घर से निकल के इस प्राइमरी स्कूल में आते थे तो उसमें एक गोल चक्कर लिखा होता था, उसमें NMEP लिखा होता था, नेशनल मलेरिया इलाज प्रोग्राम जी। उसमें इस गांव की पॉपुलेशन जो है ना 800 जी मेरी पड़ी हुई है और 250 से कम घर मेरे पड़े हुए हैं। आज ये मेरा अंदाजा है 600 650 घरों की आबादी है। 300 के लगभग तो आप दानियों में ही अंदाजा लगाओ बाकी गांव में जी। और पॉपुलेशन मैं बता रहा हूँ, छोटे मोटे जीव तो 5000 से ज्यादा होंगे, पर 3000 के आसपास तो वोट ही जिनको वोट का अधिकार मिला हुआ है। अधिकार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बड़ा धन्यवाद, इतनी दूर से चल के आए। मेरा तो कोई तेल नहीं बढ़ा, आप किसी भी साधन से आए हैं तो आपका तेल भी जड़ा, तकलीफ भी हुई है, उसके लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। तो ये अभी आपने देखा गांव रावतखेड़ा के ही ओम प्रकाश जी गोदारा ने पूरे विस्तार पूर्वक तरीके से हमें जो है वो गांव का जो इतिहास है, गांव में जो प्राचीन गुरुजम्बेश्वर भगवान का मंदिर है और इसके अलावा एक जो प्राचीन समय के जो कुएं हैं जिनकी खुदाई कब हुई और जो उनका इतिहास है उसके बारे में हमें विस्तार से बताया। और इसके अलावा गांव में जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी है और गांव की ही बहन बेटी किरण गोदारा ने जिस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लाकर के देश का नाम रोशन किया, गांव में कुल कितने मतदाता हैं, इन तमाम मुद्दों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि गांव का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। रावतखेड़ा गाँव अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। जब कभी भी आपको इस रूट से आने का मौका मिले तो मैं चाहूँगा कि आप गांव में एक बार विजिट जरूर करें और जो वास्तविकता है उसे जरूर देखें। देखते रहिए फर्स्ट हरियाणा न्यूज़, गांव रावतखेड़ा, जिला हिसार से मैं रमेश कुमार।